स्टाइक्योमेट्री पर बेस्ड बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम हम लोग देखें बच्चों। 100 मिलीलीटर फास्फीन को गर्म करने पर वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। बच्चों PH3 को हम लोग नाम दिया करते हैं फॉस्फीन। एनीवेज, अब जब 100 मिलीलीटर फास्फीन को गर्म किया जाता है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, यही हमसे पूछा है। हम यहाँ पर देखें बच्चों, इसके आगे कितना लिखा है 4, इसके आगे कितना लिखा है 1 और इसके आगे कितना लिखा है 6। इसका मतलब ये है साहब कि जब 4 मोल PH3 को गर्म किया जाता है तो उससे साहब 1 मोल P4 बनता है। इसके आगे कितना लिखा है साहब 4 और इसके आगे कितना लिखा है 1। मतलब जब 4 मोल को कंप्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं तो उसके 1 मोल बनते हैं। और मोल यानी मिलीलीटर, आप यूँ भी बोल सकते हैं कि इसके 4 मिलीलीटर को डिकम्पोज करने पर इसका 1 मिलीलीटर बनेगा, क्योंकि बच्चों जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इसके 4 मिलीलीटर को डिकम्पोज किया जाए तो इसके 1 मिलीलीटर बनेंगे। तो अब अगर मैं इसका 1 मिलीलीटर डिकम्पोज करता हूँ, इफ आई डिकम्पोज 1 मिलीलीटर ऑफ दिस, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ दिस आर फॉर्म बच्चों, 1/4 मिलीलीटर बनेंगे। अभी आपने एक्चुअली में कितने मोल डिकम्पोज किए हैं इसके, या कितने मिलीलीटर डिकम्पोज किए, 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर को डिकम्पोज कर देने से इसके बन जाएंगे साहब 100/4 मिलीलीटर, यानी कि साहब कितने 25 मिलीलीटर। बहुत सिंपल एक एक स्टेप मैंने लिखी है बच्चों। इसके 4 मोल से बनता है इसका 1 मोल, तो यूं कह सकता हूं कि इसके 4 मिलीलीटर से बनेगा इसका 1 लीटर। तो 100 मिलीलीटर से उसके कितने बन जाएंगे बच्चों, 25 मिलीलीटर। ये तो हो गई एक बात। अब वैसे ही हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों 4 मोल PH3 को डिकम्पोज करने से, इसके 4 मोल्स को डिकम्पोज करने से उसके कितने मोल बनेंगे, इसके 6 मोल बनेंगे। 6 मोल्स H2 के बन जाएंगे। जब इसके आप 4 मोल्स को डिकम्पोज करते हो, व्हेन यू डिकम्पोज 4 मोल्स ऑफ दिस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस आर फॉर्म बच्चों, 6 मोल। तो अब अगर इसके 4 मिलीलीटर से इसके कितने बन जाएंगे बच्चों, 6 मिलीलीटर, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इससे क्या आ गया बच्चों, 1 मिलीलीटर से इसका कितना बन जाएगा 6/4 मिलीलीटर, ये लीजिए। लेकिन एक्चुअली में आपने इसके कितने मोल डिकम्पोज किए या कितने मिलीलीटर डिकम्पोज करें, सॉरी 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर से इसके कितने बन जाएंगे बच्चों, 100 इंटू 6/4, यानी कितना बच्चों 150 मिलीलीटर। सो व्हाट डज इट मीन बच्चों, जब आप इसके 100 मिलीलीटर को डिकम्पोज करते हो तो इसके बनते हैं 25 मिलीलीटर और इसके बनते हैं साहब 150 मिलीलीटर। जब आपने इसके 100 मिलीलीटर को कंप्लीटली डिकम्पोज कर दिया तो इसके बन गए 25 मिलीलीटर और इसके कितने बन गए बच्चों, 150 मिलीलीटर। सो कुल मिलाकर वॉल्यूम में चेंज पूछा जा रहा है। सो नॉट अ बिग डील बच्चों। 25 + 150 और माइनस कितना कर देंगे, आपको चूंकि चेंज निकालना है। सो यू कैन से बच्चों वॉल्यूम में चेंज आएगा 75 मिलीलीटर। और ध्यान दीजिए यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, पहले कितना था 100 और बाद में 25 + 150 मतलब 175। सो आई कैन से दैट वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 75 मिलीलीटर। 0.1596 ग्राम मेटल ऑक्साइड को कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए 6 मिलीग्राम हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है और इस रिडक्शन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मेटल एक्स बन जाती है, वाटर बन जाता है। आपसे पूछा है बच्चों मेटल एक्स का एटॉमिक मास। तो चलिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं बच्चों कि इस मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं। भाई हमने यहाँ पर इस मेटल ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिड्यूस किया। अब यहाँ पर बच्चों चूंकि X2 है इसलिए क्या बन जाएगा बच्चों 2x। हाउ मैनी एक्स आर देयर, बच्चों यहाँ पर 2x हैं इसलिए ये बन गए और साथ में बच्चों बन जाएगा वाटर। ये तो प्रॉब्लम में गिवन है साहब कि इससे मेटल x बन रही है और साथ में वाटर बन रहा है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चों देखिए हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर हियर, 3। चूंकि बच्चों यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इसलिए 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। भाई 3 ऑक्सीजन के एटम है इसलिए 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई और एक्स को आप पहले ही बैलेंस कर चुके। और हाइड्रोजन कितने साहब 3 × 2 = 6 मतलब कितने हो गए 6। इसीलिए यहाँ पर मुझे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेंगे। सिंपल स्टाइक्योमेट्री है। सिंस देर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स इट इज वाई कैन से बच्चों यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन के एटम्स लगेंगे। तो ये तो चलिए साहब हमने रिएक्शन लिख दी। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान दें
तो बच्चों इसके आगे क्या लिखा है 1 और इसके आगे क्या लिखा है 3। इसका मतलब यह है कि 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल H2O3। यही हुआ इसका मतलब। भाई इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री यही कहती है। तो मैं कह सकता हूं कि साहब इसके 1 मोल से, 1 मोल हाइड्रोजन से इसके कितने मोल रिएक्शन करेंगे बच्चों 1/3 मोल। 1/3 मोल ऑफ H2O3 विल रिएक्ट। भाई इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, तो इसके 1 मोल से इसका 1/3 मोल बन जाएगा। अब 1 मोल यानी क्या बच्चों 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन से इसके कितने मोल बन रहे हैं 1/3 मोल। ये लीजिए कुछ ऐसा हो गया बच्चों। इसके 1 मोल से 1/3 मोल, और 1 मोल मतलब क्या 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास बच्चों 2 ग्राम है। सो 2 ग्राम हाइड्रोजन से उसका 1/3 मोल बन रहा है, मतलब 1 ग्राम से। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि हर किसी को समझ में आ पाए, जो बहुत बुद्धू हो वो भी समझ पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये लीजिए साहब कुछ ऐसा आ गया, इतने मोल बन जाएंगे। और अब यहाँ पर कितने ग्राम यूज़ किया आपने हाइड्रोजन, यू पीपल हैव यूटिलाइज हाउ मैनी मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बच्चों 6 मिलीग्राम। तो 6 मिलीग्राम के लिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों 6 मिली मतलब क्या 10⁻³ तो इतने मोल H2O3 के आपको रिएक्ट कराना पड़ेंगे। To react with 6 milligram hydrogen gas, you will be requiring these many moles of H2O3. अभी 6 से 6 क्या हो गया बच्चों कैंसल, so that you get 10⁻³ मोल। So 10⁻³ मोल H2O3 की आपको रिक्वायरमेंट होगी। You will be requiring how many moles of this बच्चों 10⁻³ मोल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ओवर मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स कितने 10⁻³ और मास कितना दे रखा है, मास आपको ऑलरेडी दे रखा है बच्चों उसका 0.1596 और अपॉन में मोलर मास, यही कुछ होगा। भाई नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास में H2O3 के इतने, उसका मास आ गया इतना अपॉन मोलर मास। अब आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों, यू विल फाइंड दैट मोलर मास इज 159.6 159.6। होप मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। सो ये आपके पास में क्या आ जाएगा साहब, इसका मोलर मास, इतना मोलर मास आ गया। अब ये मोलर मास किसका है बच्चों, ये दिस इज द मोलर मास ऑफ H2O3, ये H2O3 का मोलर मास आ गया। अभी आपसे पूछा बच्चों X का एटॉमिक मास, सो लेट इट बी 2m। मैंने मान लिया बच्चों 2m, मैंने X का एटॉमिक मास मान लिया m, मैंने X का एटॉमिक मास मान लिया बच्चों m। तो चूंकि वहाँ पर 2x इसलिए वो हो गया 2m, और चूंकि वहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स है बच्चों इसलिए ये हो गया 3 × 16। I suppose that atomic mass of atom X is m. So how many X are there बच्चों 2 हैं इसलिए 2m, और चूंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स है इसलिए ये, एंड ये आ जाएगा बच्चों 159.6। अब यहाँ से 2m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसमें से 48 को माइनस कर दीजिए, 48 को माइनस कर देंगे बच्चों, दिस विल बी 111.6। करेक्ट, बिल्कुल सही है। और उससे अगर मैं m की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो वो मैं कितनी पाऊंगा 55.8। होप मैं सही कर रहा हूं, यस 55.8। सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X। 1.615 ग्राम अनहाइड्रस ZnSO4 को कुछ समय के लिए मॉइस्ट एयर में रख देने पर उसका मास हो जाता है 2.875 ग्राम। आपसे हाइड्रेटेड साल्ट का फार्मूला पूछा है बच्चों। अनहाइड्रस ZnSO4 क्या, ऐसा ZnSO4 जिसमें बिल्कुल भी हाइड्रस ना हो, जिसमें बिल्कुल भी आर्द्रता ना हो। अनहाइड्रस जिसे हिंदी में अनाद्र कहा जाता है बच्चों, अर्थात जिसमें आर्द्रता ना हो, जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर, जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। अब जब आप इसे मॉइस्ट एयर में कुछ दिनों के लिए रखते हैं, मॉइस्ट एयर मतलब क्या बच्चों, ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर हो, ऐसी एयर जिसमें मॉइस्चर हो, अर्थात बच्चों जिसमें वाटर वेपर्स हो। व्हेन दिस अनहाइड्रस ZnSO4 इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट air, that is to the moisture, in that condition what does happen बच्चों, ये जो ZnSO4 था that becomes hydrated, that becomes hydrated बच्चों ZnSO4.NH2
O। भाई n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए फर्ज कीजिए अगर n की वैल्यू 1 है मतलब ZnSO4 के साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। अगर n इक्वल्स टू 2 है मतलब यहाँ पर ZnSO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर n इक्वल्स टू मान लीजिए 5 है, इसका मतलब कि ZnSO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं उन्हें डॉट करके लिखा जाता है। इफ वन मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड, इसका मतलब n इक्वल्स टू 1। अगर n इक्वल्स टू 10 है मतलब एक ZnSO4 के मॉलिक्यूल के साथ पर 10 मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड है। एनीवेज, सो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग इस रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री बनाते हैं। इसके आगे क्या लिखा है 1 और इसके आगे भी क्या लिखा है बच्चों 1, अर्थात इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है। 1 mole of anhydrous ZnSO4, 1 mole of anhydrous ZnSO4 gives 1 mole of ZnSO4 dot NH2O, that is hydrated salt. Either you can say बच्चों 1 mole of anhydrous salt is converted into hydrated salt. ये कौन सा साल्ट होगा बच्चों, हाइड्रेटेड, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मोल अनहाइड्रस मतलब क्या, चलिए साहब इसका मोलर मास निकालते हैं। जिंक का होता है बच्चों 65.5, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16। सो कुल मिलाकर आप इसको इत्मीनान से सॉल्व कर लीजिए बच्चों। मेरे ख्याल से ये आ रहा है 161.5 ग्राम। 161.5 ग्राम से आपको इसका मिलता है एक मोल। यही हुआ भाई, एक मोल का मास जो होता है उसे मोलर मास कहते हो। सो आई कैन से दैट 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस ZnSO4 दैट इज इतने ग्राम ZnSO4 से आपको ये मिलता है। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस ZnSO4, 1 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस ZnSO4 विल गिव अस बच्चों 1 into 1 over 161.5 मोल ऑफ ZnSO4 डॉट NH2O। यही कुछ हुआ। अभी आपने कितना लिया था बच्चों, यू पीपल हैव टेकन इट्स 1.615 ग्राम। तो इससे कितना मिलेगा, इससे आपको मिलेगा बच्चों 1.615 अपॉन 161.5, ये लीजिए। सो कितने मोल मिल गए बच्चों इसके, 1/100 मोल मिल गए। यही कुछ हुआ बच्चों। इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, एक मोल मतलब 161.5 ग्राम से इसका एक मोल बनता है। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, तो इतने ग्राम से कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 1/100 मोल्स। सो आपको बच्चों 1/100 मोल मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ 1.615 ग्राम यू आर गेटिंग 1/100 मोल। 1/100 मोल मिल गए। चलिए साहब, अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है बच्चों मास ओवर मोलर मास। मोल कितने मिले, ये लीजिए साहब 1/100 सॉरी, और मास कितना मिला इस सब्सटेंस का बच्चों 2.875, यही कुछ आया। और रही बात बच्चों मोलर मास की, तो ये लीजिए MO, ये मोलर मास आ जाएगा। इससे यदि मैं मोलर मास निकालता हूँ बच्चों तो इससे मोलर मास कितना आएगा, दैट यू विल सी दैट इज़ 287.5 ग्राम। सो कितना मास मिल गया बच्चों इसका हमें मिल गया 287.5 ग्राम। इतना मास हमें मिल चुका है, वेल एंड गुड। तो इस सब्सटेंस का हमें कितना सॉरी उसका मोलर मास कितना मिला, ये जो आपके पास में आया है इसका मोलर मास मिल गया बच्चों 287.5 ग्राम। मास तो ऑफ कोर्स इतना मिला था। अब इसका मोलर मास अगर मैं निकालूं तो क्या होगा बच्चों, इसका मोलर मास होगा ZnSO4 का मोलर मास, ZnSO4 का मोलर मास प्लस वाटर का N इंटू 18। भाई एक वाटर के मॉलिक्यूल का कितना होता है 18, तो इतने का कितना होगा दैट यू विल सी। अब ये कितना आ रहा है बच्चों 287.5। अब इसे आपको सॉल्व करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू। अब आप इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 287.5 में से 161.5 जाएंगे तो मेरे ख्याल से समवाट कितना आ रहा है साहब, यहाँ पर n इंटू 18 इज़ इक्वल्स टू बच्चों ये आ जाएगा 126, कुछ इतना ही आएगा। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है साहब, यहाँ पर 126 ही आ रहा है। 126 मतलब n की वैल्यू यदि यहाँ से कैलकुलेट की जाए तो कितनी आ रही है 126/18, और ये 6 से जा रहा है 3 टाइम्स और ये 6 से जा रहा है 21। बिल्कुल ठीक बात है ना, 6 से कितना जा रहा है बच्चों 22।
एक सेकंड, सॉरी 21, बिल्कुल सही लिख रहा था मैं, 6 से ये 21 टाइम जा रहा है, ये सिंपल आपके पास में 7। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी बच्चों, 7। इट मीन्स दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ ZnSO4 इज एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों, 7 वाटर मॉलिक्यूल। होप मेरा कैलकुलेशन सही है, अगर नहीं हो तो आप उसको करेक्शन करके देख लीजिएगा एक बार। और इस तरह से हम बोल सकते हैं जो हाइड्रेटेड साल्ट है, यानी जो हाइड्रेटेड ZnSO4 का मॉलिक्यूल है यहाँ जो बना है, उसका फार्मूला क्या आएगा बच्चों, ZnSO4.7H2O। हाइड्रेटेड BaCl2 के गिवन अमाउंट को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से ड्राइनेस में नहीं आ जाए, जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं जाए, यानी कि अनहाइड्रस साल्ट ना बन जाए। और उस अनहाइड्रस साल्ट का कितना मास बनता है ये भी आपको गिवन है बच्चों। आपको उस हाइड्रेटेड BaCl2 का फार्मूला बताना है। देखिए हाइड्रेटेड BaCl2 यानी क्या बच्चों, BaCl2 के साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हैं, और हमें ये नहीं पता साहब कि कितने एसोसिएटेड है। लेट अस सपोज कि n मॉलिक्यूल्स वाटर के एसोसिएटेड है। अब मैं इसे साहब गर्म करता हूं, इसे तब तक गर्म करता हूं जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर, इसमें जितना भी पानी था वो पूरी तरह से निकल ना जाए। ये लीजिए साहब निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल से निकल गए इस तरह से बच्चों। अब यहाँ पर हमसे इस हाइड्रेटेड साल्ट का फार्मूला पूछा है, अर्थात ये वाला फार्मूला पूछा है। अर्थात यदि n की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, उसका फार्मूला भी हमें मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है बच्चों, 1, और यहाँ भी क्या लिखा है, 1। मतलब मैं ये कह सकता हूँ साहब कि 1 मोल ऑफ BaCl2, 1 मोल ऑफ BaCl2, कौन सा BaCl2 बच्चों, अनहाइड्रस। 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस BaCl2 इज फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ BaCl2.NH2O, यानी कि हाइड्रेटेड साल्ट। भाई अनहाइड्रस साल्ट का 1 मोल तब बनेगा जब इसके 1 मोल को आप गर्म करेंगे। और चलिए साहब इसका 1 मोल यानी क्या, इसका मोलर मास निकालिए। भाई बेरियम का मोलर मास, एटॉमिक मास होता है 137, और क्लोरीन चूंकि यहाँ पर 2 है बच्चों तो 35.5 इंटू 2, यानी कितना आ गया साहब, ये 208 ग्राम। 208 ग्राम आ गए किसके साहब, अनहाइड्रस साल्ट के, ये इसका मोलर मास आ गया। सो 208 ग्राम ऑफ BaCl2 इज फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ BaCl2.NH2O। ये लीजिए साहब, इसका 1 मोल कब बनेगा बच्चों, जब इसके 1 मोल को आप गर्म करेंगे। और इसका 1 मोल यानी कि 208 ग्राम, इसके 208 ग्राम तब बनेंगे जब आप इसके 1 मोल को गर्म करेंगे। और यानी कि मैं कह सकता हूं साहब 1 ग्राम ऑफ BaCl2 नेचुरली अनहाइड्रस फॉर्म में इज फॉर्म्ड जब आप इसका 1/208 मोल लेंगे, किसके, हाइड्रेटेड के। और एक्चुअली में कितना मास बन रहा है यहाँ पर बन रहा है साहब 1.505 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस BaCl2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय 1.505 ओवर कितना बच्चों, 208 मोल्स। इतने मोल्स इसके बन जाएंगे। तो ये तो साहब आपके पास में क्या आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, किसके, इस हाइड्रेटेड साल्ट के। तो हाइड्रेटेड साल्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बच्चों मास ओवर मोलर मास। नाउ यू सी बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे, कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज हुए थे उसके, 1.505 ओवर 208। और इसका मास कितना बच्चों, इसका मास ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज 1.763, यही इसका मास है। और रही बात बच्चों मोलर मास की, तो मोलर मास कितना होगा, इस हाइड्रेटेड BaCl2 का मोलर मास कितना होगा, भाई हाइड्रेटेड Cl2 का BaCl2 का मास कितना होगा, भाई ये इस BaCl2 का तो ऑलरेडी आप लोगों ने निकाला, वो 208 आया था, ये आया था 208 प्लस क्या बच्चों, वाटर का 18 होता है, तो मतलब कितना 18N। भाई यहाँ नंबर ऑफ मोल्स यदि आप देखें तो मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और इस हाइड्रेटेड साल्ट का कितना मास आपने यूज़ किया था, 1.763, और उसका मोलर मास कितना होगा बच्चों, BaCl2 प्लस ये, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा बच्चों 208 प्लस 18N। नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच्चों। अब आपको हल्का फुल्का कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों, चूंकि मैं कैलकुलेट करके देख चुका हूं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं। n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली साहब आएगी 2।
लगभग लगभग 2 आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 तो नहीं आ रही है शायद, बट आप लोग एक बार फिर खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो n की वैल्यू 2 आ गई, मतलब मैं कह सकता हूं कि वो जो साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट का जो फार्मूला पूछा है, तो हाइड्रेटेड साल्ट का फार्मूला क्या होगा बच्चों, BaCl2.2H2O मीन्स 1 BaCl2 मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। FeO और Fe3O4 का कोई गिवन मिक्सचर है जिसे एयर में गर्म करने से वो कांस्टेंट मास में तब्दील हो जाता है और मास में 10% का गेन आता है। आपसे मिक्सचर का परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है, तो हम एक काम करते हैं साहब, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 ग्राम मिक्सचर है। 100 ग्राम मिक्सचर यानी क्या बच्चों, FeO और Fe3O4 इन दोनों के मासेस का सम है 100 ग्राम, इन दोनों के मासेस का सम है साहब 100 ग्राम। उसमें से मैं मान लेता हूं चलिए कि FeO जो है बच्चों वो है x ग्राम, तो Fe3O4 क्या होगा 100 माइनस x ग्राम। भाई मैंने मिक्सचर का मास मान लिया 100, जिसमें से अगर x ग्राम ये है तो बट ऑब्वियस सी बात है बच्चों Fe3O4 कितना होगा 100 माइनस x ग्राम। नाउ दिस मिक्सचर इज हीटेड इन एयर, इसे एयर में गर्म किया जा रहा है, मतलब बच्चों इनकी रिएक्शन कराई जा रही है एयर से। दीज आर गोइंग टू रिएक्ट विथ बच्चों ऑक्सीजन। जब इसे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, FeO इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe2O3, Fe2O3 में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक्चुअली ये जो FeO आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, FeO में आयरन की स्टेट होती है +2, और जब आयरन की स्टेट +2 होती है बच्चों तो इसे नाम दिया जाता है फेरस। और यहाँ Fe2O3 में बच्चों आयरन की स्टेट आ जाएगी +3, आयरन की स्टेट होगी बच्चों +3 विच इज कॉल्ड एज फेरिक। ये स्टेट क्या कहलाएगी बच्चों, फेरिक। तो फेरस ऑक्साइड ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में मतलब ऑक्सीजन के साथ में गर्म करने पर इट इज कन्वर्टेड इनटू बच्चों फेरिक। नाउ अब ये तो रिएक्शन तो आपने लिख दी, नाउ इट इज टू बैलेंस द रिएक्शन। अब रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितनी आयरन बन रही हैं, 2। अगर यहाँ पर 2 आयरन बन रही हैं बच्चों तो मुझे यहाँ पर भी 2 ही आयरन लेना पड़ेंगे। भाई हाउ मेनी आयरन आर फॉर्म्ड हियर, 2 आयरन बन रही हैं, 2 आयरन यहाँ पर बन रही हैं बच्चों, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएंगी। अभी ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3 एटम्स बन रहे हैं, 2 एटम्स ऑलरेडी आपके पास में इसमें अवेलेबल हैं। आपके पास में कितनी ऑक्सीजन हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर ऑलरेडी हैं। सो हाउ मैनी मोर ऑक्सीजन एटम्स यू रिक्वायर, 1 मोर ऑक्सीजन एटम, 1 मोर ऑक्सीजन एटम मतलब बच्चों 1/2 मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए, 2 एटम्स यहाँ पर ऑलरेडी थी तो आपको एक और चाहिए थी, एक और मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमने फेरस ऑक्साइड को गर्म किया एयर में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तो वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गई बच्चों। अभी क्या होगा, अभी हम इसका थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगाएं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, 1 मोल FeO के रिएक्ट करते हैं, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3 है फॉर्म। भाई इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है बच्चों 1, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा। तो जब FeO के 2 मोल रिएक्शन करेंगे बच्चों तो Fe2O3 का 1 मोल बनेगा। जब इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। अब 2 मोल FeO के, और FeO का मास कितना है बच्चों, उसका मोलर मास है आयरन का 56, ऑक्सीजन का बच्चों 16। सो जब इतने ग्राम FeO के रिएक्शन करेंगे, जब 2 मोल FeO के रिएक्शन करते हैं तो 1 मोल Fe2O3 का बनता है। तो जब 2 into this much gram of FeO reacts, then how many moles of Fe2O3 form, 1 मोल। 1 मोल मतलब आयरन का है बच्चों 56 और ऑक्सीजन का है बच्चों 16। सो ये आपके पास में किसका मास आ जाएगा बच्चों, दिस मच मास ऑफ Fe2O3 विल बी फॉर्म्ड। आई रिपीट, 2 मोल्स ऑफ FeO रिएक्ट, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3 आर फॉर्म्ड, 1 मोल। तो इसका मोलर मास कितना बच्चों, आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16। इट मीन्स दैट बच्चों 56 और 16 मेरे ख्याल से होते हैं 72, 72 इंटू 2 मतलब 144 ग्राम। सो जब 144 ग्राम FeO के रिएक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा 112 और 48 मतलब 160 ग्राम। सो इतने ग्राम बच्चों Fe2O3 के बन जाएंगे।
जब इसके 144 ग्राम रिएक्शन करेंगे तो उसके कितने बनेंगे बच्चों, 160 ग्राम। तो जब 1 ग्राम FeO का रिएक्शन करेगा, when 1 ग्राम ऑफ FeO reacts, then how many grams of Fe2O3 form? 160 over 144 ग्राम Fe2O3। ये लीजिए साहब, ये आ गया। और एक्चुअली में आपने इसके कितने ग्राम लिए हैं, जैसा मैंने मिक्सचर में सपोज करा है साहब x ग्राम लिए हैं, तो अगर इसके मैं x ग्राम FeO के लेता हूँ तो FeO के अगर मैं x ग्राम लेता हूँ तो क्या होगा, 160 ओवर 144 x ग्राम Fe2O3 के बन जाएंगे। ये पिक्चर आ जाएगी भाई। इसका अगर 1 ग्राम लेते थे तो इसके इतने ग्राम बनेंगे। सिंपल हमने यहाँ पर बच्चों यूनिटरी मेथड को फॉलो करा। इसके 2 मोल यूज़ होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, तो इसके जब 144 ग्राम यूज़ होंगे तो इसके 160 बनेंगे, तो इसका 1 ग्राम यूज़ होगा तो इसका इतना, तो x ग्राम से बच्चों इतना, सो इतना मास उससे इसका बन जाएगा। ये तो हो गया साहब पहला वाला कंपाउंड। अब बारी आती है साहब Fe3O4 की। When this Fe3O4 is heated in air, इन एयर मतलब फिर वही बात होगी बच्चों की इन ऑक्सीजन, इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट डज हैपन बच्चों, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। ये हो गया साहब। और अभी रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करें, यहाँ पर Fe3 है, वहाँ पर Fe2 है, तो एक काम करते हैं साहब, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 2 जा 6 आयरन आइटम्स हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 आयरन आइटम्स हो जाएंगे बच्चों। ये 3 2 जा कितना 6, और यहाँ पर भी 3 2 जा कितना 6। वेल एंड गुड। चलिए अब ऑक्सीजन के आइटम्स देखिए बच्चों, 2 4 जा 8 है, जबकि यहाँ पर कितने आइटम्स लग रहे हैं आपको, 9 आइटम्स। यू सी हियर दिस इज 3 3 जा 9 आइटम्स ऑक्सीजन के लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने बच्चों 8। वहाँ 9 आइटम्स है, यहाँ 8 आइटम्स है। सो टू बैलेंस दिस रिएक्शन बच्चों 1 मोर आइटम ऑफ ऑक्सीजन यू आर नीडिंग। आपको एक और ऑक्सीजन का आइटम यहाँ पर लग जाएगा। आई रिपीट बच्चों, यहाँ पर कितने आइटम्स लग रहे हैं, 3 3 जा 9 आइटम्स, और यहाँ पर कितने थे 8 थे। 8 items already were present in this molecule and you people are requiring 9 items. So you require 1 more item to balance this reaction. It means that half molecule of O2 is sufficient enough to balance the reaction. Now you can verify yourself whether this reaction is balanced or not. Now what is you can see बच्चों, यहाँ पर जो आप क्या देख पा रहे हैं, you can see when 2 moles of Fe3O4 are reacting, then 3 moles of Fe2O3 are formed. बच्चों जब इसके आप 2 मोल यूज़ करते हैं, जब आप Fe3O4 के 2 मोल यूज़ करते हैं, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3 आर मेड, 3 मोल्स। अभी आप इसका मोलर मास देखिए, तो इसका मोलर मास कितना होगा साहब, 356 प्लस 4 इंटू 16। इतने ग्राम आपने किसके लिए बच्चों, Fe3O4 के, इसके आपने इतने ग्राम लिए भाई। 2 मोल मतलब क्या, 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू 16 ग्राम ऑफ दिस, और इससे आपको क्या मिलेंगे बच्चों, 3 मोल्स ऑफ दिस, और इसका कितना है 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16। इतने ग्राम आपको Fe2O3 के मिल जाएंगे। ये लीजिए। अब यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ये 356, ये 3 इंटू 56, 56 3 जा 150, तो ये हो जाएगा 168 प्लस 4 ये 64, इतना आ जाएगा भाई। ये 168 हो जाएगा प्लस 64, और जब इसके इतने ग्राम लेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, ये अभी इसका तो मास अभी थोड़ी देर पहले ही आपने निकाला था बच्चों, ये कितना आया था 3 इंटू 160 ग्राम हो जाएगा। तो ये Fe2O3। अब आप इसको और इत्मीनान से सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर मास कितना आएगा बच्चों, वहाँ पर कितना है 480 आ रहा है, और यहाँ पर आप वेरीफाई करके देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर 462 ग्राम आना चाहिए कुल मिलाकर, 462 ग्राम आना चाहिए। आप चाहें तो ऐड करके देख लें, यहाँ पर 168 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 8 और 4 कितना साहब 12, यहाँ पे 1 आ गया, 3 6 6 12 और 1 3 प्लस 2 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 462 ही आएगा, 464
464 आ रहा है, सॉरी 464 ग्राम Fe3O4 के। वैसे आप लोग एक और तरीके से भी ये बात सोच सकते थे। क्या तरीके से सोच सकते थे भाई? आप पहले इसका सम कर लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। पर मैंने 464 डायरेक्टली कैसे लिखा था मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करोगे कि इसका मास कितना आ रहा है टोटल 480 ग्राम। नोटिस कीजिएगा यहाँ पर कितना मास आ रहा है बच्चों, 3 × 160 यानी 480 ग्राम। अब अगर 480 ग्राम यहाँ पर आ रहा है, मतलब आपने रिएक्शन साइड भी कितना लिया होगा, 480 ग्राम। भाई प्रोडक्ट में 480 ग्राम बना है तो रिएक्टेंट साइड पर भी 480। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू कह लीजिए, कह सकते हैं बच्चों। तो 480 ग्राम यहाँ पर बना है तो 480 ग्राम यहाँ पर यूज हुआ होगा। अब 480 में से यहाँ पर ये ऑक्सीजन का एक आधा मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। आधा मॉलिक्यूल यानी कि एक एटम, तो 16 ग्राम तो इसी के हो गए। हाफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितना 32, तो हाफ मॉलिक्यूल का कितना होगा 16। तो 480 ग्राम यहाँ पर बना रहे हैं जिसमें से 16 ग्राम ये है। तो अगर ये 16 ग्राम है तो बाकी कितना बचेगा 464। इधर यू कैन सॉल्व दिस। मैं फिर से एक बार अप्रोच बता रहा हूँ आपको। आपने यहाँ पे कितना मास बनाया 480 ग्राम। कैलकुलेशन यहाँ पर रिलेटिवली आसान था, डायरेक्टली 480 ग्राम आ गया। 480 ग्राम में से हाफ मॉलिक्यूल इसका है, मतलब 16 ग्राम इसके हैं, तो बाकी कितने बचे 464 ग्राम। तो 464 ग्राम ऑफ Fe3O4 व्हेन आर रिएक्टेड देन 480 ग्राम जो है साहब किसके बनेंगे Fe2O3 के। तो जब इसके 464 ग्राम यूज होंगे तो उधर कितने बनेंगे बच्चों 484 ग्राम। तो इस बेसिस पर आई कैन से व्हेन 1 ग्राम ऑफ Fe3O4 when 1 gram of Fe3O4 reacts then how many grams of Fe2O3 are formed बच्चों 480 over 460 ग्राम of Fe2O3 ये आ गया। अभी आपने उसका मास लिया कितना बच्चों, यू पीपल हैव टेकन इट्स 100 माइनस एक्स ग्राम। आपने इसका 100 माइनस एक्स ग्राम लिया तो ये लीजिए 100 माइनस एक्स ग्राम ऑफ Fe3O4 ऑन रिएक्टिंग कितना बनेगा बच्चों 480 over 464 into 100 minus x gram of Fe2O3 are formed. So because of the first reaction, how much mass of Fe2O3 is formed? This much mass. And because of the second reaction, how much mass of Fe2O3 is formed? This much mass. इस तरीके से मास आ गया बच्चों। मैंने टोटल मास 100 मान लिया और उससे इतना Fe2O3 बन गया और उधर से इतना बन गया। अब एक काम करते हैं साहब, मैं ये जो प्रॉब्लम लिखी थी मैं इसे मिटा देता हूँ। ये लीजिए साहब, मिटा दिया। नाउ व्हाट इज द टोटल मास विच इज बीइंग फॉर्म्ड? कितना मास बन रहा है? टोटल मास कितना बन रहा है साहब 160 over 144 into x। ये लीजिए। और सेकेंड रिएक्शन से कितना बन रहा है? दैट इज 480 over 464 into 100 minus x. So this much is the total mass which is being formed। कि टोटल मास बन रहा है। Now they people are saying कि साहब यहाँ पर मास में 10% का गेन आ रहा है। 10% का गेन आ रहा है। अभी 10% का गेन अगर आ रहा है मतलब देखिए शुरुआत में ऑलरेडी मिक्सर का मास कितना था 100 ग्राम तो ऑलरेडी था, लेकिन अभी इसमें 10% का गेन और आ गया तो 100 प्लस कितना हो गया 10। 100 ग्राम तो आपने मिक्सर को पहले ही लिया था, अभी 10% का गेन आ गया तो अभी मिक्सर का जो मास है बच्चों वो हो जाएगा 100 + 10। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा जो कि थोड़ा सा आपको समय लगेगा इसमें, लेकिन जब आप इसमें सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आप पाएंगे 85.5। कितनी पा रहे हैं बच्चों आप लोग? डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, मैं सॉल्व करके देख चुका हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है वो कितनी आ रही है 85.5। तो 85.5% मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 85.5%, क्योंकि टोटल मास आपने जो लिया वो 100 लिया है तो उसमें से इतने परसेंट तो FeO होगा और बाकी 14.5% नेचुरली क्या होगा बच्चों Fe3O4। लगे हाथों में यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको बताऊं बच्चों, जो प्रॉब्लम आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि दिस मिक्सचर इज हीटेड अप टू सो दैट एक कांस्टेंट मास बन जाता है। मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 इज हीटेड अप टू अ कांस्टेंट मास। कांस्टेंट मास मतलब ये है बच्चों कि जब तक उसमें जितना भी Fe हो वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जब तक
उसमें FeO रहेगा, तब तक ये कन्वर्शन प्रोसेस चलती रहेगी, और जब तक कन्वर्शन प्रोसेस चलती रहेगी देयर विल बी चेंज इन मास, मास में चेंजेस आते रहेंगे, बट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास में चेंजेस आएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना मास आपने लिया था शुरुआत में उतना मास फाइनली बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसमें आप रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास आप सेम लेके चलते हैं। तो जब तक ये FeO है तब तक वो मास में प्रक्रिया, वो जो चेंज है वो चलता रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जब तक Fe3O4 है तब तक वो चेंजेस चलते रहेंगे। तो उनके जो कहने का मतलब है कि मिक्सचर को हम गर्म कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि एक कांस्टेंट मास बन रहा है। इसका मीनिंग ये है कि साहब हम जो है पूरा का पूरा FeO और पूरा का पूरा Fe3O4 जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया, आप लोगों ने देखा। वी डू हैव अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हमारे पास में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका भी हो सकता है। भाई आपको बोला 10% मास में गेन आ रहा है, तो 10% मास में गेन कैसे आ रहा है? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है कि हाउ मच मास यू टेक दैट सेम मास इज फॉर्म्ड। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर काउंटिंग मास ऑफ दिस एंड दिस ओनली। आप जो मास को ले रहे हो वो सिर्फ इसको और इसको ले रहे हो, यू फॉरगेट अबाउट दिस। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि जब इसके 2 मोल बनते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं कुछ अलग अप्रोच अपनाता हूं इस बार। जब 2 मोल FeO के लेता हूं तो उस केस में साहब हाफ मोल किसका यूज हो रहा है? O2 का। 2 मोल जब मैं FeO के लेता हूं तो हाफ मोल O2 का यूज हो रहा है, और हाफ मोल O2 का मतलब कितना? 1/2 इंटू 32 यानी कि 16 ग्राम O2 यूज हो रहा है। 16 ग्राम O2 यूज हो रहा है, ये आ गया साहब। तो जब 144 ग्राम यूज किया आपने तो इसके कितने ग्राम यूज हुए? ऑक्सीजन के 16 ग्राम। वही की वही स्टेप वापस से आ गई। जब इसके 2 मोल यूज हुआ तो इसका हाफ मोल यूज हुआ, तो जब इसके 144 ग्राम यूज हुआ तो इसके 16, तो जब इसका 1 ग्राम यूज होगा तो साहब इसका कितना यूज होगा? 16 अपॉन 144। जब 144 ग्राम यूज हुआ तो इसका 16, तो 1 ग्राम पर इसका इतना। तो ये लीजिए साहब, ये आपने किसका मास ले लिया? दिस इज द मास जो ऑक्सीजन का यूज हुआ। लाइकवाइज जब 2 मोल Fe3O4 के यूज हुए तो हाफ मोल O2 का यूज हुआ। ये लीजिए, हाफ मोल O2 का यूज हुआ। भाई जब इसके 2 मोल यूज हुए तो इसका 1/2 मोल यूज हुआ। तो जब इसके इतने ग्राम यूज होंगे तो उसके कितने होंगे? ये लीजिए, इसमें फिर वही बात आएगी बच्चों, इसको अगर हाफ इंटू मोल का मास कितना? 32 यानी कितना हो गया? 16 ग्राम। तो यहाँ पे ये कितना आ गया? 16 ग्राम O2। 16 ग्राम O2, वही की वही स्टेप मैंने वापस से लिख दी एक्चुअली। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 1 ग्राम के लिए होगा 16 ओवर 464। ये लीजिए 16 ग्राम O2 यूज हुआ। तो 100 माइनस एक्स के लिए कितना होगा? 100 माइनस एक्स के लिए हो जाएगा 16 ओवर 464 इंटू 100 माइनस एक्स। इतने ग्राम O2 के यूज होंगे, इतने ग्राम O2 के यूज हो जाएंगे। तो O2 कुल मिलाकर कितना यूज हुआ? O2 भाई पहली वाली स्टेप में इतना यूज हुआ, सेकेंड वाली स्टेप में इतना यूज हुआ। तो 16 ओवर 144 एक्स और प्लस 16 ओवर 464 into 100 minus x. So how much oxygen has been utilized? Because of the first reaction, this much amount of oxygen has been used, and because of the second reaction, how much amount of oxygen has been used? इतना। अब वो जो 10% गेन आ रहा है बच्चों, that is because of oxygen, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। भाई आपने जो गेन किया इन दोनों के मासेस, आपको उधर मास ज्यादा मिल रहा है। व्हाई इट इज हैपनिंग सो? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑक्सीजन हैज आल्सो इंटरेक्टेड ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, एंड दैट 10% गेन इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हैज आल्सो बीन यूटिलाइज इन द फर्स्ट रिएक्शन। दिस मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन यूटिलाइज इन द सेकंड रिएक्शन। दिस मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन यूटिलाइज। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन इतनी यूज हुई और कुल मिलाकर 10% का गेन आ रहा है। तो दैट 10% माय डियर स्टूडेंट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ऑक्सीजन। Now you just need to solve this equation. You will be finding it is x equals to कितना बच्चों? 85.5. So यहाँ x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 85.5, वही का वही कैलकुलेशन है। इस बार रिलेटिवली थोड़ा सा आसान रहेगा। सो यू कैन अप्रोच इन दिस वे एज वेल। x आ गया मतलब आपके पास में FeO का अमाउंट आ गया, और FeO का अमाउंट आ गया तो Fe3O4 का भी अमाउंट आ गया, अकॉर्डिंगली परसेंटेज आ गए।
लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के 5 ग्राम मिक्सचर को 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करने से उसके वेट में बच्चों 28% का लॉस आता है और फाइनली जो रेसिड्यू बचता है बच्चों उसका वेट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। हमसे इन दोनों ही नाइट्रेट के अमाउंट पूछे हैं। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? PbNO3 whole twice, which is a solid compound बच्चों। On heating this it is converted into PbO which is a solid compound बच्चों, along with the evolution of NO2 and O2 gases। चलिए अब रिएक्शन को हम लोग बच्चों बैलेंस करें तो यहाँ पर एक लेड था, यहाँ पर एक लेड है। यहाँ पर कितनी नाइट्रोजन थी बच्चों? यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, गौर कीजिए, इसलिए मुझे 2 NO2 बनाना पड़ेगा। आई नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन बच्चों, सिंस देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स सो देयर विल बी 2 NO2। और रही बात ऑक्सीजन की तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 2 4, तो यहाँ मैं हाफ कर देता हूँ। अब मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चेक कर लेते साहब, एक लेड, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितनी बच्चों? 3 दूना 6, यहाँ पर 1 और 4 5 और 1 6। बेहतरीन तरीके से रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, इसका मोलर मास यदि मैं निकालता हूं बच्चों तो इसका मोलर मास कितना होगा? लेड का 207 प्लस नाइट्रोजन का बच्चों 14 और ऑक्सीजन का 48। क्यों? बिकॉज देर आर 3 ऑक्सीजन्स। सो अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 62 टू ज़ा 124 और 207, यानी कितना आ गया साहब? ये आ गया बच्चों मेरे ख्याल से 331 ग्राम। होप मेरा कैलकुलेशन सही है। सो यहाँ पर कितने ग्राम आ गया? 331। एक बार चेक कर लेते चलिए। ये 62 टू ज़ा 124 प्लस 207 बिल्कुल 331 ग्राम आ रहा है बच्चों। और रही बात इस लेड ऑक्साइड का, तो लेड ऑक्साइड का मोलर मास निकालिए बच्चों, वो आ रहा है 207 प्लस 16, कितना हो गया? दिस इज बच्चों 7 इसमें जोड़ देंगे 223 ग्राम, ये भी सही है। चलिए ये तो इसके मोलर मास आ गए बच्चों, इन दोनों के मोलर मास आ गए। अब यहाँ एक काम और करते हैं बच्चों, इस लेड नाइट्रेट का मैं मास मान लेता हूँ x ग्राम। अगर इसका x ग्राम है तो बट ऑब्वियसली बात है बच्चों, दिस विल बी 5 माइनस x ग्राम। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसके आगे क्या लिखा है? 1, और इसके आगे भी क्या लिखा है बच्चों? 1। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट से 1 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट से आपको 1 मोल बच्चों PbO का मिलता है। भाई आपने जब लेड नाइट्रेट का 1 मोल लिया तो उससे आपको इसका 1 मोल मिला। व्हाट डज इट मीन बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि इसके 331 ग्राम से आपको इसके कितने ग्राम मिले बच्चों? 223 ग्राम। तो इसके x ग्राम से कितने मिलेंगे बच्चों? इसके अगर आपने x ग्राम लिए तो इसके x ग्राम से आपको कितना मिल जाना है? इसके x ग्राम से आपको मिल जाना है बच्चों यहाँ पर 223 अपॉन 331 इंटू x। इतने ग्राम आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? लेड ऑक्साइड। तो ये तो एक पिक्चर हो गई बच्चों। अभी हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया था, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से हमें ये मिल गया, इतने ग्राम मिल गया। ठीक बात। अब बारी आती है साहब सोडियम नाइट्रेट की। तो सोडियम नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हैं बच्चों तो क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट को आप जब गर्म करेंगे तो उससे बनेगा बच्चों उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्राइट। ये आपको जानना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप फिर किसी भी हालत में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये आ गया बच्चों। अभी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब आप देखिए इसका मोलर मास अगर मैं निकालता हूं बच्चों तो कितना आएगा? सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 48। तो ये 62 प्लस 23 85, ये 85 ग्राम आ गया। और 85 ग्राम आ गया साहब। और यदि मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर इसका मोलर मास निकालता हूँ तो वो कितना आएगा? ये 23 प्लस 14 प्लस 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 कितना बच्चों? 32 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 69 ग्राम। कितने ग्राम आ जाएगा? 69 ग्राम। एक बार टैली कर लेते चलिए, सही है कि नहीं भाई? ये हो गया 37 हो गया प्लस 32, बेहतरीन जाकर 69 ग्राम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप इसका मतलब क्या हो गया साहब कि 1 मोल सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने से आपको 1 मोल सोडियम नाइट्राइट का मिल जाएगा। जब आपने इसका 1 मोल गर्म किया, क्योंकि इन दोनों के आगे 1 लिखा बच्चों, 1 मोल ऑन हीटिंग दिस आई गेट 1 मोल ऑफ दिस। इट मीन्स दैट बच्चों इसके 85 ग्राम इसके से आपको कितने मिलेंगे बच्चों? 69 ग्राम लेड नाइट्राइट के, ये मिल गए। तो अब इसका कितना दिया आपने? एक्चुअली 5 माइनस एक्स ग्राम। तो 5 माइनस एक्स ग्राम
लेड नाइट्रेट को गर्म करने से आपको क्या मिलेगा बच्चों? इसको गर्म करने से आपको मिलेगा 69/85 इंटू कितना साहब? इंटू 5 माइनस एक्स ग्राम किसका मिल जाएगा? लेड नाइट्राइट का। ये मिल गया। तो देखिए आपने क्या देखा बच्चों, आपने मान लिया इसको x ग्राम, तो ये 5 माइनस एक्स ग्राम हो गया ऑटोमेटिकली। अब क्या हुआ साहब, इसके x ग्राम को गर्म करने से आपको लेड ऑक्साइड कितना मिल गया? इतना। और इसके 5 माइनस एक्स ग्राम को गर्म करने से आपको ये कितना मिल गया? इतना। सो कुल मिलाकर जो फाइनल प्रोडक्ट बना बच्चों वो कितना बना? फाइनल प्रोडक्ट बना 223/331 इंटू एक्स। साहब इसके आपको 331 ग्राम को गर्म करने से, इसके 331 ग्राम गर्म करने से आपको कितने मिले? इसके 223 ग्राम। तो उस बेसिस पर यह आ गया। सो इससे जो आपको मिला PbO वो कितना मिला? इतना मिला। और इस सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने से सोडियम नाइट्रेट कितना मिला? इतना। तो ये लीजिए साहब, अब कितना हो गया? 69/85 इंटू 5 माइनस एक्स। सो अब इतना अमाउंट आपको मिला। अब यहाँ पे प्रश्न कई लोगों के दिमाग में आएगा कि मैंने इनके अमाउंट को क्यों नहीं काउंट किया। बच्चों जब आप इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने से ये जो गैसेस बनेंगी, गैसेस उड़ जाएंगी, ये गैसेस उड़ जाएंगी, तभी तो वेट में लॉस आ रहा है। वरना तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें तो जितना मास हम शुरू में लेते उतना ही मास बाद में मिलेगा, फिर मास में चेंज क्यों आएगा? मास में तो चेंज आएगा नहीं। भाई आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो आपको 100 ग्राम प्रोडक्ट ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है, loss in weight is obtained because of these gases which are escaping out when such compounds are heated at very high temperature. So these are the gases बच्चों which will escape out of the vessel. ये जो गैस थी ये गैस वेसल से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर ये सॉलिड बचेगा। सो कुल मिलाकर कितना प्रोडक्ट बचा? फाइनली प्रोडक्ट बचा ये जिसका अमाउंट यह है, और यहाँ प्रोडक्ट बचा ये जिसका अमाउंट ये आया है। सो कुल मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट कितना बचा बच्चों? इतना आया। एंड इट विल बी इक्वल टू कितना बच्चों? वेट में लॉस आया है 28%। 28% अगर वेट में बच्चों लॉस आया है तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा बच्चों 100 माइनस 28/100 इतना। और टोटल अमाउंट कितना था बच्चों शुरुआत में? 5 ग्राम। यही कुछ था भाई। फाइनली प्रोडक्ट इतना बचा 5%। अब उसका 28% लॉस हो गया, मतलब बचा कितना? बचा बच्चों 72%, सॉरी 28% अगर उसमें लॉस आया है तो 72% बचा। मैं यूँ ही कह सकता हूँ। अब 5 का 72 कितना बच्चों? ये। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेने से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, और मैं बच्चों ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है बच्चों कितनी? 3.38 ग्राम। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हो सकता है हल्का फुल्का कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए, अदरवाइज एक्स की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो 3.38 आ रही है। मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का अमाउंट इतना आ गया। और रही बात बच्चों सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम नाइट्रेट का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 5 माइनस 3.38 मैं कह सकता हूँ उस बेसिस पे बच्चों कितना? 1.62। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का अमाउंट कितना? ये आ गया। बस इसमें इतना ध्यान रखने वाली बात है कि हमको अगर ये रिएक्शंस नहीं पता कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने से क्या होता है और सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने से क्या होता है, तो हम नहीं कर पाएंगे। पर भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम बन जाए तब के लिए तो हमें अब याद कर लेना चाहिए।